नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 10 अगस्त कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। एक अपडेट तो इनफैक्ट अनुबिस ब्लॉकचेन एक माइलस्टोन को अचीव किया है, उसका डेटा पूरा दिया गया है, हम उसको समझेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि अनुबिस ब्लॉकचेन किस तरीके से डेवलप कर रहा है अपने आप को। बिल्कुल ऑन चेन डेटा है, देखेंगे उसको। और उसके बाद कुछ एक मैसेजेस आए हैं जिसमें कि बताया गया है कि हमारे जो डाउट्स होते हैं, पैनिक सिचुएशंस में आते हैं, उसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, उसको दूर कैसे कर सकते हैं और किसी भी तरीके के भ्रम की स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो कुछ मैसेज के थ्रू इसको बताने की कोशिश की गई है जो कि तार्किक रूप से बताया गया है। आप अगर उसको समझेंगे और उसके बाद खुद से भी एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट और बाज़ार की चर्चा करेंगे कि मार्केट की क्या स्थिति बनी है। प्राइस थोड़ा बहुत रुका है, इनफैक्ट स्थिर हो गया है प्राइस और अप ट्रेंड की तरफ दिख रहा है। बट ये सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है? ये होना था, स्वाभाविक है। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो राहत भी मिल रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये नेचर है इस इकोसिस्टम का, जो कि स्वाभाविक है। तो इन सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे हम लोग। बट डिस्कशन करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से मैं जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको कोई भी वित्तीय सलाह नहीं माने, क्योंकि मैं आपका वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। और कभी भी किसी भी एसेट क्लास में निवेश करें तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके, उनसे कंसल्ट करके ही करें, है ना, ताकि खासकर क्रिप्टो तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए अपडेट देखते हैं, अपडेट समझते हैं। अपडेट में सबसे मुख्य अपडेट है जो कि हम लोगों को समझना है, अनुबिस ब्लॉकचेन का जो डेटा प्रेजेंट किया गया है। ये मैसेज है ना, अनुबिस के ऑफिशियल हैंडल पे आया है ये कि अनुबिस चेन हिट्स न्यू माइलस्टोन, मेननेट इंटर्स द मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे एरा। मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे एरा, ये स्लोगन दिया गया है। मतलब एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। सर देखिए, ये ना, इस क्रिएटिव को देखते हैं पहले और फिर समझते हैं इसको। आप लोगों को भी स्पष्ट हो जाएगा अगर आप देखेंगे इसको। तो अनुबिस चेन फेज डाटा रिपोर्ट है, ये डाटा रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है डाटा सोर्स क्या है ब्लॉक स्काउट एक्सप्लोरर। ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इस पर कैसे जाते हैं, इसका URL भी शेयर करूंगा, आप लोग नोट कर सकेंगे। ये 119 दिन का परफॉर्मेंस है अनुबिस ब्लॉकचेन का, मतलब लगभग 4 महीने हो गए। इसमें आपका कोर ओवरव्यू क्या है, यहाँ पे आप 16.3% का ग्रोथ दिखा रहा है। कब से? कंपेयर्ड विथ जुलाई 20, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब जुलाई 20 को भी एक रिपोर्ट आया था, 19 जुलाई को एक रिपोर्ट आया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 16% का ग्रोथ है इसका। टोटल जो एड्रेसेस बने हैं उसमें, टोटल ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उसमें 50% का ग्रोथ हुआ है। टोटल ब्लॉक्स जो हैं वो 17% का ग्रोथ है, यहाँ पे प्लस दिखा रहा है। 24 आवर ट्रांजेक्शन का एक माइलस्टोन है, उसमें 8.3% का ग्रोथ दिखा रहा है। टोटल अकाउंट्स हैं उसमें 30% का ग्रोथ दिखा रहा है। और ये ग्रोथ कब से है? कंपेयर कर रहा है इसको 20 जुलाई से। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 4 महीने की लाइफ है। आप देख रहे हैं ना, 119 दिन का दिखा रहा है डेटा, और ये 8 जुलाई का डेटा प्रेजेंट किया गया है, जो कि ऑन चेन देख सकते हैं, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि 4 महीने के लाइफ में पिछले 20 दिनों में जो ग्रोथ हुआ है वो ट्रिमेंडस ग्रोथ है। और 4 महीने के लाइफ स्पैन में अगर आप देखोगे तो किसी भी ब्लॉकचेन की हिस्ट्री उठा के देख लेना, इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ है। क्या दर्शाता है ये दर्शा रहा है कि आपके ब्लॉकचेन को, उसमें जो काम किए जा रहे हैं उसकी इतनी खासियत है उसमें कि ग्लोबल जो आपका क्रिप्टो स्पेस है वहाँ पे लोग बहुत एग्रेसिवली इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, इस पे आना चाह रहे हैं, लोकप्रियता इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझेंगे। वॉलेट का ग्रोथ का ट्रेंड भी दिखाया गया है कि किस तरीके से मई में था, मई 14 तारीख को क्या हुआ, सारा काउंट दिया गया है। ये ग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको डिटेल में दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका विवरण जो एनालिसिस में बनाया है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद 1-2 अपडेट है जो कि अपने ओरिजिन हब वाले चैनल पे आया है, जिसमें कि हम समझेंगे, लिखा है ना, पैनिक कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पैनिक की सिचुएशन क्यों आ रही है उसको समझाया गया है और इसी का एक एक्सटेंशन है।
तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, इनको डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके के कंडीशन में क्या कर सकते हैं और ये कंडीशन क्यों पैदा होता है और हमारा एक तरीके से एक्शन क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों को बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया है। चलिए विश्लेषण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अनुबिस चेन का जो माइलस्टोन है वो क्या कहता है। आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वैसे आप लोगों के टीम के बहुत सारे सदस्यों के पास ये डेटा होगा, बट फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल ट्रांजैक्शन क्या दिखा रहा है आपको। 8 अगस्त तक का ये डेटा है, मतलब 4 महीने का ये रिपोर्ट है एक तरीके से। ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं टोटल ट्रांजैक्शन, तो 21,11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,77,80,468 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। टोटल एड्रेस कितने बने हैं, तो 1,41,07,558 एड्रेसेस बन चुके हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पर। टोटल ब्लॉक्स कितने हुए हैं, तो ब्लॉक्स की काउंटिंग आप कर सकते हैं। 21,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,64,08,040 ब्लॉक्स बन चुके हैं, ब्लॉक का निर्माण हो चुका है। पिछले 19 दिनों के लिए नए ट्रांजैक्शन, मतलब ये जो पिछला 19 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 21,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,92,00,000 ट्रांजैक्शन सिर्फ 19 दिन में हो गए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। एवरेज डेली न्यू ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, 1 मिलियन के आसपास पहुंच गया। इसीलिए तो स्लोगन दिया है ना कि 1 मिलियंस हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पर डे। 24 घंटे का जो ट्रांजैक्शन दिखाया गया है वो 9,38,000, थोड़ा कम है क्योंकि 24 घंटे का जब जिस समय डेटा लिया गया था तो वो थोड़ा समय ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए ये 1 मिलियन नहीं है, उससे थोड़ा कम है। एवरेज गैस 0.01 से कम लग रहा है, बहुत कम गैस फी है। ऑन चेन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, 10,792। ब्लॉक टाइम 1 सेकेंड है, ये हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, पिछला जो रिपोर्ट आया था जो कि 3 महीने 10 दिन के बाद आया था और अभी चूंकि 4 महीना पूरा हो गया तो 20 दिन का रिपोर्ट है ये। तो यहाँ लिखा है ना 20 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में क्या क्या चीजें हो गई। तो 20 जुलाई तक नेटवर्क पर सिर्फ 38 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे थे लगभग। अब लगभग 20 मिलियन एडिशनल ट्रांजैक्शन जुड़ने का दावा किया गया। मतलब जहां पे 3 महीने 10 दिन में 38 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 20 दिन में 20 मिलियन, मतलब लगभग 38 मिलियन का आधा होता है 20 मिलियन, 19 मिलियन। लेकिन आप ये समझिए जो अचीवमेंट आपने शुरू के 3 महीने 10 दिन में किया था उसका 50% अचीवमेंट अगले 20 दिन में कर लिया। तो कितनी बड़ी ग्रोथ है ये, और ये कब संभव हुआ है, जब ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तभी तो बहुत सारी सहूलियत लोगों को दी जा रही हैं जिसके कारण के लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप इन चीज़ों का आकलन करेंगे तब पता चलेगा कि किस ग्रोथ रेट से हम जा रहे हैं। यानी एक्टिविटी काफ़ी तेजी आई है एक्टिविटी में। विशेष रूप से पहली बार एवरेज डेली न्यू ट्रांजैक्शन 1 मिलियन पर डे से ऊपर पहुंचने का दावा किया गया है। मतलब अभी के समय में 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन किया जा रहा है एक दिन में। और आप लोग सोचिए ये इस समय में है 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ट्रांजैक्शन हो जाएंगे एक एक दिन में, आपको मैं बता रहा हूं। और उस समय जो गैस फी से रेवेन्यू जनरेट होगा, सोचिए आप इकोसिस्टम के निर्माता अगर हैं तो आपको क्या लाभ होने वाला है। तो ये कब संभव हो सकता है, तो इसमें 4 महीने लग गए ना 1 मिलियन पर डे पहुंचने पे, तो थोड़ा समय और लगेगा और ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा। हालांकि 8 अगस्त के दिए गए स्नैपशॉट में 24 आवर ये वही बताया, थोड़ा डिफरेंस है कि 1 मिलियन और 9,38,000 में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इसलिए बताया कि स्नैपशॉट लेने में थोड़ा आगे पीछे का समय हो जाता है। इकोसिस्टम अब किस स्टेज पर बताया जा रहा है, तो आपका जो इकोसिस्टम है उसका स्टेज क्या है, तो देखिए अनाउंसमेंट अनुबिस चेन को बता रहा है कि हाई ग्रोथ फेज से गुजर रहा है, स्केल्ड ऑपरेशन से। इसका जो ऑपरेशन है, जो गतिविधियां हो रही हैं वो हाई स्केल में हो रहा है। और 3 प्रमुख इंडिकेटर बताए गए हैं जो कि क्या है, 10 मिलियन एड्रेसेस हो गए, ये सब माइलस्टोन है। मिलियन लेवल डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब 1 मिलियन से ऊपर का ट्रांजैक्शन पर डे हो रहा है। 10,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। यह नैरेटिव यह दिखाने की कोशिश करता है कि नेटवर्क केवल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उससे ब्लॉकचेन नहीं चल रहा है, बल्कि यूजर्स, एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्लीकेशन का बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। तो जब इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं तो ये एक दिन नहीं होता है ना, ये कि कुछ कर दिया और बस कल से
दुकान खोल दिया आज कल से काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं और इकोसिस्टम बनाने में, निर्माण करने में समय लगता है। अगला 3 स्टेज क्या है, 3 टारगेट क्या है जो लिया है, जो कि बहुत करीब है। मुझे लगता है 1 सप्ताह में आप अचीव करेंगे। 1.5 करोड़ से 21 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख एड्रेस, जो कि थोड़ा बहुत है, 1 सप्ताह में अचीव कर लेंगे। ट्रांजेक्शन्स मतलब 6 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन, 21 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन करने का टारगेट है। और डेली ट्रांजेक्शन जो है वो आपका 1 मिलियन से तो ऊपर हो ही गया है। 21 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये तो आपने अचीव कर लिया है, लेकिन और भी ये बढ़ जाएगा। इसमें से 60 मिलियन टोटल ट्रांजैक्शन टारगेट, अभी देखिए 60 मिलियन का ट्रांजैक्शन का टारगेट है, ये 57 से ज़्यादा हो ही गया है, लगभग 2.2 मिलियन का ट्रांजैक्शन दूर है अपने टारगेट को अचीव करने में। 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा साहब इसको अचीव करने में, कर लेगा ये। अब देखिए इन सारे डेटा को आप वेरीफाई कैसे करेंगे, ये समझने की आवश्यकता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे, बताएंगे तो आप तो विश्वास कर लेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि तथ्य और फैक्ट जानना चाहेंगे, जो कि अच्छी बात है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास में ये सुविधा दी गई है कि ब्लॉकशूट एक्सप्लोरर है, ब्लॉक स्काउट। इसमें क्या है, browser.anubis-space.org, आप ये डेटा ये ले सकते हैं URL। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ अगर ये ओपन होता है। यस, ये ओपन हो गया। देखिए आपके पास में ब्राउज़र ये ऊपर है, आप देख सकते हैं इसको, browser.anubis-space.org आप लिख सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। देखिए इसमें टोटल ब्लॉक्स लिखा हुआ है, एवरेज ब्लॉक टाइम है, डेली ट्रांजेक्शन्स हैं, टोटल ट्रांजैक्शन है, टोटल एड्रेसेस है, पूरे डेटा इसमें आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप लॉगिन करके कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, और जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है मैसेज के माध्यम से वो सही है या नहीं है। तो तथ्य देखिए, तथ्यात्मक रूप से प्रूव कीजिए और तब आप अपना निर्णय लीजिए। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, आप लोगों ने URL ले लिया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। अनुबिस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की विशेष रूप से आप क्या क्या देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ब्लॉक हाइट्स देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन का काउंट देख सकते हैं, रिसेंट ट्रांजैक्शन कितना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, गैस यूसेज, सारी चीज़ें, जो भी डेटा आपको यहाँ बताया मैंने अभी मैसेज में, वो सारी चीज़ें आप ऑन चेन देख सकते हैं। जरूरी डिस्टिंक्शन क्या है, हाई ट्रांजैक्शन काउंट अपने आप में इकोनॉमिक सक्सेस का प्रमाण नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखकर वो इकोनॉमिक सक्सेस का प्रमाण नहीं है, वो सक्सेस प्रूफ नहीं करता है, बल्कि अच्छे एनालिसिस के लिए आपको ट्रांजैक्शन के साथ कुछ और चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। तो वो क्या चीज़ है भाई, रियल यूज़र है या नहीं है, मीनिंगफुल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, फेक ट्रांजैक्शन तो नहीं है, आपका टोटल वैल्यू लॉक्ड वर्सेस लिक्विडिटी क्या है, एक्टिव एप्लीकेशंस कितने हैं। अनुबिस लैब का काम है ना कि जो एप्लीकेशंस आते हैं उसको फिल्टर करता है और उसके बाद इंक्यूबेट करता है अलग अलग प्रोजेक्ट को। डेवलपर्स की एक्टिविटी क्या क्या है, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे कहाँ पे आप, डेटा तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन तो कहीं भी आप देख लेंगे, लेकिन इन सारा डेटा को देखने के लिए आप जाके देख सकते हैं एक्सप्लोरर पे। अगर ट्रांजैक्शन ग्रोथ वास्तविक उपयोग से आ रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन का ग्रोथ है वो रियल यूज केस से आ रहा है, तो यह अनुबिस चेन के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा। सो ये चीज़ को समझ के देख सकते हैं। और इसका जो टेक अवे है, जो ओवरऑल मैसेज में कहने का मैसेज है, मतलब है वो है कि अनुबिस चेन का जो रिपोर्टेड ऑन चेन एक्टिविटी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। और 8 अगस्त का जो स्नैपशॉट, मतलब 8 अगस्त का ये रिपोर्ट है, इससे लगभग 58 मिलियन ट्रांजेक्शन, 14.1 मिलियन एड्रेसेस और 10.8 के कॉन्ट्रैक्ट का स्तर दिखाता है। सो आप लोगों के लिए जो इकोसिस्टम में विश्वास रखते हैं उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, और उनको मैं बधाई देता हूं कि इस तरीके के इकोसिस्टम का आप पार्ट हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें कि मैसेज में बताया गया है कि पैनिक कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारे लोग जो कि पैनिक करते हैं, पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर, जो कि इस इकोसिस्टम का उद्देश्य ही नहीं है कि इसका LGNS टोकन का प्राइस ऊपर ले जाया जाए, ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है इसका। लेकिन लोग तो इसी चीज़ को देखकर आए ना इकोसिस्टम में, क्योंकि जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह लेख पहले ट्रस्ट होल्ड इग्नोर फड, मतलब ट्रस्ट होल्ड इग्नोर फट संदेशों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य जोर ब्लाइंड फेथ पर नहीं है। ये कह रहा है कि आप आंख बंद कर विश्वास नहीं करें, बल्कि आप नॉलेज लें
वेरीफाई करें चीज़ों को, डेटा को वेरीफाई करें और इंडिपेंडेंट जजमेंट पर है, और इंडिपेंडेंटली जजमेंट लीजिए। आप किसी के कहने के और दबाव में आकर आप जजमेंट नहीं कीजिए। पैनिक का मुख्य कारण क्या है? अधूरी जानकारी। तो जो लोग आज पैनिक कर रहे हैं उनके पास निश्चित रूप से जानकारी की कमी है, क्योंकि मेरे पास भी डेली मैसेज आते हैं। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ लगता है कि ये रेट बढ़ेगा तभी सब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होता है इसमें। तो उनके पास जानकारी नहीं है, या उनके पास जैसी जानकारी है उस हिसाब से वो अपने आप को परेशानी में डाल रखे हैं। मैसेज के अनुसार ये कहने की कोशिश की गई है कि मार्केट पैनिक अक्सर तब बढ़ता है जब कोई भी व्यक्ति मैकेनिज्म को पूरी तरह नहीं समझता है। तो जो लोग अभी पैनिक कर रहे होंगे या डरते होंगे तो वो मैकेनिज्म को पूरी तरह समझते नहीं हैं। तो निवेदन ये है कि आप मैकेनिज्म को समझिए। पहले इन्फॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करता है। आपके पास में इन्फॉर्मेशन आए, बहुत सारे सोर्सेज हैं, और उसको आप अपने व्यक्तिगत रूप में वेरीफाई नहीं करना जानेंगे तो आप परेशान होंगे ही होंगे। मैं कुछ बोल दूंगा, कोई व्यक्ति कुछ बोल देगा, कहीं से कुछ जानकारी मिलेगी आपको, और उसमें आप आके उलझन में पड़े रहेंगे। तो वी हैव टू वेरीफाई एवरीथिंग ऑन इंडिपेंडेंट लेवल। केवल प्राइस चार्ट देखता है, और व्यक्ति तो सिर्फ प्राइस ही देखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी प्राइस पे रहती है। र्यूमर्स और शॉर्ट टर्म इवेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। मतलब ऐसा रिएक्शन देते हैं, भैया हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, आपका प्रोटोकॉल का नेचर जिस तरीके से है, अगर आपने उसको एडॉप्ट कर लिया तब आप कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन हम तो अधूरी जानकारी के कारण आते हैं सिस्टम में, आ गए और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन को सिस्टम मीट नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम का एक्सपेक्टेशन कुछ और है, उसका विजन कुछ और है। इसीलिए इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, र्यूमर डिपेंडेंस और फियर इमोशनल डिसीजन के कारण जो लोग अधूरी जानकारी रहते हैं प्रभावित होते हैं। प्राइस और सिस्टम में अंतर होता है, ये दोनों अप्रोच को बताया गया है। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस का चार्ट देखते हैं, कितना प्राइस नीचे गया, कितने प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फंडामेंटल चेक करते हैं इकोसिस्टम का। वो क्या देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नए एप्लीकेशंस का लॉन्च हो रहा है, जेनेसिस हो रहा है या इंक्यूबेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसकी गति क्या है, रियल एसेट सर्कुलेशन है या नहीं है, ऑन चेन एक्टिविटी क्या होती है। लोग जो अभी पैनिक कर रहे हैं उनको कभी पता ही नहीं होगा कि ऑन चेन एक्टिविटी क्या होती है। वास्तविक इकोसिस्टम का डिमांड है भी नहीं है मार्केट में। तो आज जो मैंने पहले मैसेज में आप लोगों को डेटा प्रेजेंट किया, जो कि अनुबिस अपना डेटा प्रेजेंट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ना कि लोग इसको अडॉप्ट करें, और लोग वास्तविक यूजेज देखते हैं, इसकी यूएसपी को समझते हैं, तब यूज़ कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में ही मैंने आप लोगों को बताया ना कि web3origin.com करके एक वेबसाइट बताया था, जहाँ से कि ओरिजिन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है। दूसरा मैंने बताया था रेलवे ऐप, जिसमें कि अनुबिस की पूरी जानकारी मिलती है। तो इकोसिस्टम ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, उन लोगों के लिए नहीं कर रहा है जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, बट उन लोगों के लिए ज़रूर ये हेल्प करेगा जो कि सिस्टम के बारे में इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये सारे टूल्स, मैं इतने सारे टूल्स बताया हूँ आप लोगों को, अगर आप में ज़रा से भी सीखने की क्षमता होगी तो आप उन टूल का इस्तेमाल करके इतनी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको मतलब कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता है, या किसी के कहने पे आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। फिर आप ऑन चेन डेटा देखना सीख जाएंगे, वास्तविकता से परे नहीं रहेंगे, आप वास्तविकता को देख पाएंगे। आप कंसेंसस का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है, कहते हैं ना कंसेंसस बिलीवर। तो जो कंसेंसस बिलीवर है वो ब्लाइंडली फेथ नहीं करते हैं, वो डेटा को वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं वो कि जीनियस कंसेंसस का मतलब है सवाल पूछना बंद नहीं करना है। मतलब आप अगर जेन्युइनली कोई सवाल आपका है तो बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन उस सवाल को आप वेरीफाई कीजिए। अगर आपके सवाल हैं, उसका उत्तर किसी व्यक्ति ने दे दिया, लेकिन वो जो उत्तर आया उसको वेरीफाई भी तो करेंगे आप, तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे ना। आपके पास क्वेश्चन होते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और तब वेरीफाई कीजिए, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तब आप डिसाइड करें। ये देखिए पाथ बताया हुआ है, लेकिन जब कोई अनसर्टेनिटी आती है तो दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। जब भी कोई अनसर्टेनिटी दिखती है, सिस्टम में लगता है कि अरे यार बहुत दबाव है, तो आपको दो प्रतिक्रिया होती है, एक फियर बेस्ड होती है और एक एविडेंस बेस्ड होती है। फियर बेस्ड में क्या होता है ना कि र्यूमर्स होते हैं, पैनिक होता है और फॉरवर्ड करते हैं लोग एक दूसरे को, और तब डिसीजन लेते हैं। मतलब भेड़ चाल में चलते हैं, अरे यार ये गलती हो गई, निकलो 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 सब बेचो, और नुकसान करते हैं। लेकिन सेंसेबल जो भी ऐसे कंसेंसस होते हैं जो कि जीनियस होते हैं, जीनियस कंसेंसस का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं कि कोई भी बात हुई, किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं, उसको एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है,
उसको वेरीफाई करते हैं ऑन चेन वेरिफिकेशन से, मतलब ऑन चेन डेटा देखते हैं और तब वो इंडिपेंडेंट जजमेंट लेते हैं, बाइज्ड जजमेंट नहीं लेते हैं, किसी के कहने पे निर्णय नहीं लेते हैं कोई भी जजमेंट, वो फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं जब वो चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमें हैबिट डालने की आवश्यकता है और ये सब तब होगा जब हम सारे टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो निवेदन है मेरा आप लोगों से, जितने टूल्स बताए हैं मैंने उसका इस्तेमाल करना सीखिए तो सही सर, एक बार विजिट तो कीजिए पेज को, आपको इतनी सारी जानकारी मिलेंगी जो फैक्ट है, दुनिया उसका लाभ ले रही है और हम और आप लाभ नहीं लेंगे तब जबकि हम इकोसिस्टम के पार्ट हैं, तो ये हमारी कमी है। ऑन चेन वेरिफिकेशन को प्राथमिकता देना है, यह संदेश आप साझा किए गए वेब3 ओरिजिन, आगे आना देखो, वेब3 ओरिजिन जो मैंने पहले टूल बताया था आपको उस वाले अपडेट से भी जुड़ता है। मतलब क्या है कि कोई भी किसी क्लेम को केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ इसलिए नहीं माने कि टेलीग्राम में आ गया मैसेज, एक्स पे वायरल हो गया, कोई किसी यूट्यूबर ने, मेरे जैसे व्यक्ति ने भी कह दिया, आप इन चीज़ों से मत मानिए, आप उसको वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के लिए आपके पास टूल अवेलेबल है, ऑन चेन डेटा है, सब कुछ आप वेरीफाई कीजिए। ट्रांजैक्शंस को देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, टोकन का मूवमेंट हो रहा है, बर्निंग हो रही है, लॉकिंग हो रही है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को जब आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। इसमें यह नहीं कहा गया कि डाउट मत करो, आप डाउट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट डाउट को एलिमिनेट करने का सही टूल तो इस्तेमाल करो। आप डाउट करना गलत बात नहीं है, डाउट आने पर एविडेंस खोजो, यह डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट इज नॉट इक्वल टू ब्लाइंड ओबीडियंस, आप ट्रस्ट आंख बंद करके नहीं कर लीजिए। बेहतर फ्रेमवर्क क्या है, सही तरीका यह है कि आप समझिए चीज़ों को, वेरीफाई कीजिए, रिस्क अपना एसेट रिस्क क्या है और डिसाइड, देन उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड कीजिए, तब अपना स्वयं का निर्णय लीजिए। कहता है ना डू योर ओन रिसर्च, तो आप अपना स्वयं का निर्णय लीजिए, किसी के कहने पे आप कुछ भी नहीं कर लीजिए। प्राइस को देखकर रिएक्शन करने के बजाय इकोसिस्टम को समझें, क्लेम्स को वेरीफाई करो और अपना जजमेंट खुद बनाओ, ये इसका कहने का मतलब है। और यही अप्रोच LGNS, अनुबिस चेन, अवेक NFT, बर्न मैकेनिज्म या किसी भी फ्यूचर अनाउंसमेंट पर लागू करनी चाहिए। तो हर एक चीज़, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, बहुत सारे आपको अलग अलग सुविधाएं आएंगी, बट उनको बिना वेरीफाई किए हुए आप उसमें पार्टिसिपेट, लोग कहते हैं ना सर मैंने तो GLGNS में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया कुछ, क्योंकि मुझे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, ये बकवास चीज़ें हैं और आज इसकी कीमत $1 लाख से ऊपर हो गई, तो मिस कर गए। तो सर आपने इसका मतलब तो अपने लेवल पे उसको वेरीफाई नहीं किया ना, तभी तो आप मिस कर गए। और बहुत लोगों ने ये कहा कि LGNS का प्राइस तो $1000 चला जाएगा, फिर वहाँ भी फंस गए आप। क्यों? क्योंकि आप मॉडल समझे नहीं कि इन्फ्लेशनरी मॉडल क्या होता है और डिफ्लेशनरी मॉडल क्या होता है। तो इन चीज़ों को समझ के आपको काम करने की आवश्यकता है और ये वेरीफाई कीजिए टूल्स का इस्तेमाल करके। इसी का एक्सटेंशन क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुख्य विचारधारा को और स्पष्ट करता है ये मैसेज जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, कि कंसेंसस को प्राइस के साथ नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, वेरिफिकेशन और टाइम के साथ मापा जाना चाहिए। मुख्य विचार ये है कि राइजिंग मार्केट में कन्विक्शन आसान है, इस बात को समझिए जरा सा। जब भी आपका माहौल अच्छा होता है ना, सब कुछ विन विन लगता है, रोजी पिक्चर जब दिखता है ना, तो उस समय आप सिस्टम के साथ बने रहते हैं। और उसको यदि आप कहते हैं कि मैं कन्विक्शन के साथ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास केवल तब बना हुआ था सिस्टम पे जब प्राइस बढ़ रहा हो, जब आपको सब कुछ रोजी पिक्चर दिख रहा है, तो उसको कन्विक्शन नहीं कहते हैं। बट वास्तविक कंसेंसस नहीं है बल्कि मार्केट इमोशन से हो सकता है। ये बड़ा अच्छी बात कहा गया है। वास्तविक कन्विक्शन को दो चीज़ों का सामना करना चाहिए, वेरिफिकेशन और टाइम। आप आगे समझेंगे कि किस तरीके की चीज़ को हम कन्विक्शन कर सकते हैं। मार्केट नॉइज को अपना जजमेंट नियंत्रित ना करने दें। जो भी मार्केट में हम लोग भ्रामक बातें भी सुनते हैं, नॉइज भी होता है, बहुत लोग होंगे सर, वो पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, बट उससे आपका जो जजमेंट है, उससे आपका निर्णय जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप हर बड़े इकोसिस्टम में आएंगे, वहाँ पे क्या है, सपोर्ट भी होगा, क्रिटिसिज्म भी होगा, गलतफहमियाँ भी होगी, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस होंगे, अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशंस होंगे, और नॉइज को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। बताया ना मैंने कि बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके की विचारधाराएं हैं, हर एक लोगों का अपना तरीका है, तर्क है। आपका क्या है? लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि नॉइज आपके डिसीजन को कंट्रोल करेगा या नहीं। आप जब तक टूल्स को इस्तेमाल करके रियल डेटा को चेक नहीं करेंगे,
तब तक आप इनको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे खुद के लेवल पे, और आप नॉइज से प्रभावित होंगे, मतलब बाहर के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो भ्रामक बातें भी होती हैं, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आने पर सही प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कन्विक्शन किसको कहते हैं। बहुत उपयोगी फ्रेमवर्क क्या है हमारा, क्लेम आया, सोर्स वेरीफाई करो। कोई भी इंफॉर्मेशन आया ना तो आप उसका वेरीफाई करो, सोर्स क्या है, उसका क्या सोर्स है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आता है कि सर ये वीडियो देखो तो सर इसमें ये बता रहा है कि OLGNS आ गया, ये आ गया, वो। मैं बोला भैया सोर्स क्या है इसका। मैं भी अगर बताता हूँ आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, आप उसको भी वेरीफाई करो। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे कहने पे मत मानो। और लोग नहीं मानते हैं, जो समझदार लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ आप एक जरिया बेशक हो इन्फॉर्मेशन देने के, लेकिन मैं उसको वेरीफाई तो खुद अपने लेवल पे करूँगा। आप मुझे बताओ वेरीफाई कैसे करते हैं। और मुझे खुशी होती है जब मैं उनको टूल्स देता हूँ और वो वेरीफाई करते हैं, उनसे भी मुझे जानकारी मिलती है। तो ये अच्छी बात है। आप मैकेनिज्म को समझिए, पब्लिक और ऑन चेन डेटा को देखिए, ये सारा ट्रांसपेरेंट है। एविडेंस के आधार पर कंक्लूजन बनाओ, ना कि किसी के कहने पर कंक्लूजन बनाइए। अर्थात वेरीफाई बिफोर एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंड बिफोर कंक्लूडिंग। इसी वजह से आपको मैं फिर से बता रहा हूं, वेरीफाई बिफोर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट करने से पहले वेरीफाई करो। इसीलिए मैंने अपने चैनल का भी नाम संभवतः रखा है, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जब तक आप कभी भी निवेश कर रहे होते हैं उसके पहले रिसर्च खुद का नहीं करेंगे तो क्या फायदा है आपके निवेश करने का। उसी तरीके से यहाँ भी आपका इकोसिस्टम बता रहा है, वेरीफाई बिफोर एक्सेप्टिंग। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने, चाहे बुरा हो या सही हो, आप एक्सेप्ट करने के पहले प्लीज वेरीफाई कीजिए। अंडरस्टैंड बिफोर कंक्लूडिंग, किसी भी चीज़ को कंक्लूजन निकाल लेना, मन में धारणा पैदा कर लेना, तो उससे पहले आप समझ तो पैदा कीजिए अपनी। ब्लाइंड बिलीफ और ब्लाइंड पैनिक दोनों गलत। यहाँ दो एक्सट्रीम से बचने की बात कही गई है। तुरंत पैनिक करना, किसी भी बात को तुरंत एक रेड कैंडल बना पैनिक में आ गए और बिना वेरिफिकेशन के ब्लाइंडली बिलीव कर लेना किसी भी बात को, ये गलत है। लेकिन आपका सही नज़रिया क्या होना चाहिए, आप एविडेंस सबूत ढूंढिए और उसके बाद तब अपना सबूत के आधार पे आप जजमेंट लीजिए। ये समझदारी की बात रहेगी। महत्वपूर्ण लाइन क्या है, इमोशन को मार्केट के लिए छोड़ दें और जजमेंट अपने हाथ में रखें। आपको कोई कह देगा कि आप फलाने मंजिल से कूद जाओ नीचे, आपको सोने का बक्सा मिलेगा, तो आप क्या कूद जाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपको तो खुद से जजमेंट करना पड़ेगा ना। एक मैच्योर पार्टिसिपेंट यह नहीं कहता कि मुझे कभी डाउट नहीं होगा। बिल्कुल डाउट होगा, मुझे भी होता है डाउट, आपको भी होगा, लेकिन वो कहता है जब डाउट होगा तो मैं वेरीफाई करूंगा। क्या अच्छा स्टेटमेंट है। लेकिन ये सब चीज सब लोग समझे तब तो। और यही आपके पहले साझा किए गए 10 अगस्त जो पहले का जो मैसेज था उसका महत्वपूर्ण कनेक्शन है कि नॉलेज होना चाहिए, वेरीफाई कीजिए और इंडिपेंडेंट जजमेंट लीजिए, तब आप लॉन्ग टर्म कन्विक्शन में जा सकते हैं। उसको कहा जाता है कि हाँ हम कन्विक्टेड हैं, ना कि प्राइस देखा, इमोशन से अपना वो डिसीजन लिया, रूमर्स में आया और रिएक्शन दिया तुरंत। नेवर रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। फाइनल टेक अवे क्या है, पैनिक अक्सर अननोन से आता है। आपको जानकारी नहीं होगी तो पैनिक आएगा ही आएगा। क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग से आती है, और आपको कोई भी समझदारी रहेगी तो आप क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। और जीनियस कंसेंसस डीप अंडरस्टैंडिंग तथा वेरिफिकेशन से ही बनता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। यह फ्रेमवर्क केवल ओरिजिन LGNS के लिए नहीं बल्कि किसी भी Web3 प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट क्लेम को इवेलुएट करने के लिए उपयोगी है। इसीलिए रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें कि बताया गया है कि नॉलेज, वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट जजमेंट, उसी बात को एलोबरेट किया गया है और इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि इकोसिस्टम कैसे बनता है। इकोसिस्टम है, जैसे आपका मकान है, उस मकान को एक घर बनाने में जो चीज़ें आती हैं ना आवश्यकता में, बहुत सारी चीज़ें, बेड होता है, फ्रिज होता है, किचन होता है, पूजा घर होता है, मैं पहले भी बताया हूँ। तो इन सभी चीज़ों का जब एक जगह इकट्ठा होता है और हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उसके बाद जो सुविधाएं उत्पन्न होती हैं उस घर में रहने वाले के लिए, तो वो मकान जो होता है वो घर बन जाता है और उसको कह सकते हैं आप इकोसिस्टम है ना। एक ऑफिस होता है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग काम होता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक रहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है। तो वो एक इकोसिस्टम बन गया। उसी तरीके से ये भी एक इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम बनाने में समय लगता है। ये 4 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट आपको आ गया, मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इकोसिस्टम अचानक पैदा नहीं होता,
कहने का मतलब ये है कि ग्रेट इकोसिस्टम अप्लाउज से नहीं बल्कि डाउट, प्रेशर, प्रिजर्वेंस के बीच धीरे धीरे बनते हैं। हर तरीके की परिस्थिति आएंगी, नेगेटिव आएगा, कभी आपके साथ आपका विन विन सिचुएशन होगा, कभी विन लॉस्ट सिचुएशन होगा, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए ही एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण होता है। प्राइस बढ़ने पर कन्विक्शन दिखाना तो आसान है कि प्राइस बढ़ गया, आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, आप कहेंगे कि हाँ मैं तो सिस्टम का असली योद्धा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असली कन्विक्शन तब दिखाई देती है जब मार्केट शांत हो, प्रेशर हो, स्पेक्टिकल्स जो कह सकते हैं, जहाँ पे कि डाउट होते हैं, भ्रम होते हैं और इकोसिस्टम का पूरा परिणाम दिखाई नहीं देता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन दावा किए जाते हैं कि हाँ कुछ होने वाला है, बट आपको पता नहीं है कि वास्तविकता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको जब अभाव रहता है जानकारी की तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका इकोसिस्टम का निर्माण होता है और इस समय जो सिस्टम के साथ बने हुए रहते हैं उन लोगों को समझ में आता है, उनको समझना चाहिए कि हाँ ये कन्विक्टेड हैं और वो सिस्टम के साथ बने हुए हैं। ओरिजिन को केवल एलजीएनएस होल्डिंग के रूप में ना देखने की बात कही गई है। लेख कहता है कि पार्टिसिपेंट्स केवल एलजीएनएस होल्ड नहीं कर रहे बल्कि डेवलपिंग इकोसिस्टम को ऑब्जर्व और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप इसके निर्माण में सहयोगी हैं। आप व्हाइट पेपर को जब पढ़ते हैं तो बताया गया ना कि आपको रिवार्ड ही इसलिए दिया जाता है कि आप इस इकोसिस्टम के निर्माता हैं, आप इसके निर्माण करने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, इसलिए यू आर गेटिंग रिवार्डेड। अदरवाइज तो सिस्टम ऐसा नहीं है ना कि किसी ने पैसा दिया और वो पैसा घुमा के आपको दे दिया गया। आप जितने भी स्टेक करते हैं वैल्यू आपके वॉलेट में होता है, आप देख सकते हैं। कभी भी उस पार्टिसिपेशन के वैल्यू से कभी भी किसी को इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता है। ठीक है। सो स्टेकिंग मैकेनिज्म को समझिए, अनुबिस चेन क्या है समझिए, ऑन चेन डेटा को देखिए, डाओ गवर्नेंस किस तरीके से काम करता है इसको समझिए, इकोसिस्टम एप्लीकेशंस क्या होता है इसको समझिए, फ्यूचर नोट्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। बट हम लोगों को इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, कैंडल कितना बना, प्राइस कहाँ गया। कम्युनिटी की भूमिका के बारे में बताया गया है कि लर्न, टेक्नोलॉजी और रूल्स को समझना है, इसको कहते हैं लर्निंग। वेरीफाई करना है तो डेटा को ऑन चेन चेक कीजिए, टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, एजुकेट कीजिए, नए यूजर्स को मिस्टेक से बचाइए और बिल्ड इकोसिस्टम में लगातार कंट्रीब्यूशन कीजिए, तब बिल्डिंग होगा। सो LVEB ये एक अच्छा बन सकता है, लर्न, वेरीफाई, एजुकेट एंड बिल्ड। ये चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तब हो सकता है कि हम लोग अपने इकोसिस्टम में बने रहेंगे। अदरवाइज हम लोग इस इकोसिस्टम को भला बुरा कहते रहेंगे और कोसते रहेंगे, उसका लाभ भी नहीं ले सकेंगे हम लोग। ट्री एनालॉजी क्या है? पेड़ की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हमेशा वह नहीं होती जब उसकी ब्रांचेस दिखाई देती है। मतलब हर समय जब आपके पक्ष में सब चीज़ें अच्छी होती है तभी वो महत्वपूर्ण अवस्था नहीं माननी चाहिए। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ जो होता है ना, वो ज़मीन के अंदर होता है, जो कि दिखता नहीं है। वही अपने इकोसिस्टम के साथ है कि इसमें जो ग्रोथ हो रहा है वो हम लोगों को दिख नहीं रहा है या बहुत कम लोगों को दिख रहा है। जिनको दिख रहा है वो कंसेंसस बिलीवर्स हैं, बट जिनको नहीं दिख रहा है वो सिर्फ चार्ट देख रहे हैं। मतलब जो ऊपर ग्रोथ नहीं दिख रहा है ना धरती के ऊपर, इसलिए वो परेशान है। बट नीचे जो ग्रोथ हो रहा है, जो बेस बन रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। विजिबल प्रोडक्ट्स और प्राइस हाइप में इसी तरह इकोसिस्टम में क्या होता है, विजिबल प्रोडक्ट्स और प्राइस और हाइप होता है, और इनविजिबिलिटी क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दिखता नहीं है। लर्निंग्स वो दिखती नहीं है। आपके पास ज्ञान कितना है किसी को देख के समझ में नहीं आता है जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करते हैं। डेवलपमेंट क्या हो रहा है इसको देखने की कोशिश करेंगे, वेरीफाई कीजिए, और तब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बनते हैं। इसका मतलब है कि साइलेंस को ऑटोमेटिकली स्टेगनेशन नहीं मानना चाहिए। मतलब शांति, अगर शांति से कुछ इकोसिस्टम काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल डेड और अस्थिर नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट के वास्तविक एविडेंस को वेरीफाई करना जरूरी है। सो मेरा ये निवेदन है कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको तथ्यात्मक रूप से वेरीफाई कीजिए और तब समझिए कि आपका इकोसिस्टम कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 प्रिंसिपल्स की बात की गई है कि अंडरस्टैंड द रूल, मैकेनिज्म को समझिए, वेरीफाई द डेटा, इसको याद कर लीजिए सर, अंडरस्टैंड द रूल्स, जो रूल्स हैं उसको समझिए जिससे कि आपको मैकेनिज्म को समझने में आसानी मिलेगी। वेरीफाई द डेटा, डेटा जो भी है हमारे को उसको ऑन चेन आप वेरीफाई कर सकते हैं। अलग अलग टूल्स हैं, ब्राउज़र्स मैंने बताए हैं, उसको देखिए, उसमें रियल टाइम डेटा बताता है।
और कीप बिल्डिंग। उसके बाद फिर आप अपने इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं, वो भी सिर्फ स्पेकुलेशन से नहीं, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन के साथ में। तो इन सभी चीज़ों के साथ आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं सिस्टम के साथ में, तो आपका क्या होगा? अप्रोच विजन है, एविडेंस है, वेरिफिकेशन है, कंटिन्यूअस रीअसेसमेंट है। बार बार एसेस करते रहिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, हर दिन नई चीज़ें आती हैं, तो कंटिन्यूअसली आपको रीअसेसमेंट करना पड़ता है। तभी तो ऑडिटिंग होती है। तो क्या एक साल में एक बार ऑडिटिंग हो गई, फिर अगले साल होती है ऑडिटिंग? आपके सर्टिक ने भी 2 बार ऑडिट किया है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और तब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का मैसेज। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, और सोचने की थोड़ी सी आप लोग कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब क्लियरिटी मिलेगी। और अपने आप को थोड़ा झोंकिए सिस्टम में। अगर आप सिर्फ पैसा निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पैसा निवेश करने से पहले स्टडी कीजिए, और उसके बाद तब जब कॉन्फिडेंट होते हैं, डेटा देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, तब अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पार्टिसिपेट कीजिए इकोसिस्टम में। तब आपके लिए इकोसिस्टम अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के अपडेट के लिए। अब चलते हैं बाजार, एक बार देख लेते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो। प्राइस तो आप लोगों को देख लिया होगा आप लोगों ने। वैसे प्राइस ये है अपना अनुबिस ब्लॉकचेन का, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, $2 के आसपास बना हुआ है। ये स्थिर है प्राइस, यहाँ पे नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है अनुबिस ब्लॉकचेन का प्राइस और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का प्राइस। ये मैंने पहले से ही बताता आ रहा हूँ, और जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा, आपका सेलटेक्स अनुबिस ब्लॉकचेन पे कम होने की संभावना बनती है। अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत कम है, अनुबिस पे एक्टिविटी नहीं हो रही है। बट हम लोग एक बार देखेंगे पॉलीगॉन की एक्टिविटी। तो पॉलीगॉन की एक्टिविटी देखने के लिए हम लोग डेक्स स्क्रीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेक्स स्क्रीनर में यहाँ तो पॉजिटिव है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि बाई वॉल्यूम ज़्यादा है सेल वॉल्यूम से, बट ओवरऑल वॉल्यूम कम है, गतिविधि कम है, लेकिन बाइंग साइड से लोग ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 24 घंटे में 1.77% का ग्रोथ दिया है। तो बहुत सारे लोग जो कि प्राइस गिरने का डर, जो कि $1 से कम प्राइस कर रहे थे, उन लोगों को थोड़ी राहत मिल गई होगी, क्योंकि ये अगस्त शुरू हो गया था ना, फर्स्ट वीक में तो मेरे पास मैसेज आया था कि 0 हो जाएगा प्राइस। बट भाई साहब अभी तक नहीं हुआ है, बट देखते हैं कब 0 होता है, और उस समय उस तरीके से बिहेव करेंगे हम लोग। बट हाँ, अभी तक 0 नहीं हुआ, और आज 10 अगस्त हो चुका है। सो थोड़ा आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि 0 क्यों नहीं हुआ। एक बार देख लेते हैं कि इसका USD में प्राइस क्या है, मतलब पार्टिसिपेशन क्या है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, बट फिर भी ज़्यादातर लोग बाइंग की तरफ हैं। तो हालांकि रिटेल इन्वेस्टर सेल भी कर रहे हैं, बट बायर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे एक्टिवेटेड। वेल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, और आपका ऑटोमेटेड जो प्राइस मैकेनिज्म है, जो कि प्राइस प्रोटेक्शन फंड है, वो भी काम कर रहा है। इस वजह से आप लोगों को ज़्यादातर ग्रीन ही दिखेगा। बट मैं इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होना है। मेरे हिसाब से, मेरे अपने लिए, अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं, तो मैं इस चीज़ की तैयारी करके आया हूं कि अपने प्रॉफिट को मैं $1 का जो फ्लोर प्राइस है उसी से आकलन करता हूं। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट अगर एनालाइज करना है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं कि मैं आज पार्टिसिपेट किया $1 पे, और प्राइस चला जाएगा $10 पे, और उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं। तो वहाँ तो परेशानी होगी ही होगी। चलिए, एक बार हम लोग GLGNS के प्राइस को भी देख लेते हैं कि GLGNS में क्या है। GLGNS में 1,03,000 पे प्राइस बना हुआ है। तो 1 लाख का जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। एक बार और नीचे आया था, लेकिन फिर से सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो ठीक है, ये तो 1 करोड़ से ऊपर का प्राइस इसका बना हुआ है। और इसमें पार्टिसिपेंट 1 लाख कितने, एक होल्डर्स बढ़ गए सर। लास्ट वीडियो में आप लोग देखोगे तो 1,35,000 के आसपास था, अचानक से होल्डर बढ़ गए हैं, 1,43,000 आ गए हैं। तो इसका मतलब लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है आपके GLGNS पर भी। एक बार मार्केट देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट की स्थिति क्या है। तो मार्केट की स्थिति पहले से बेहतर हुआ है। $2.21 ट्रिलियन का आपका मार्केट कैप बन गया है क्रिप्टो का। और इसका जो फियर एंड ग्रीड जो इंडेक्स है, इसमें हम लोग फियर से बाहर आ गए हैं और न्यूट्रल पे आ गए हैं। हालांकि न्यूट्रल के स्टार्टिंग में है। और अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात ये है कि हम लोग अभी बिटकॉइन के प्राइस में भी तेज़ी देख पा रहे हैं, इथेरियम भी तेज है। तो मार्केट थोड़ा ठीक है, पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसका प्रभाव हम लोगों के भी इकोसिस्टम में पड़ेगा, क्योंकि सेंटिमेंट अगर मार्केट का अच्छा पॉजिटिव होता है तो फंड इन्फ्यूज़ होता है आपके इकोसिस्टम में, आप लोगों को लाभ मिलेगा उसका। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। और अपना निर्णय आप कभी भी अपना रिसर्च करने के बाद ही लिया करें, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले अपडेट में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।